नमस्कार। और अपना सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान। अध्ययन करेंगे हम बीए पार्ट से बीए पार्ट से बुक अपनी जो है वो है भारतीय राज व्यवस्था। बुक जो अपनी रहेगी वो रहेगी भारतीय राज व्यवस्था। राज व्यवस्था तो भारतीय राज व्यवस्था में हम आपका पॉइंट पढ़ रहे थे संविधान कि भारत का संविधान है वो कैसे बना, कितने सदस्य। तो मैंने आपको बताया था कि 389 सदस्यों ने मिलकर प्रथम चरण इसका जब प्रारंभ गठन हुआ था, प्रथम चरण में 389 सदस्य थे। बाद में पाग नाम की अलग संविधान की मांग होने के कारण यह अलग हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, कहने का मतलब है 284 सदस्य रह गए थे अंतिम दिनों में और 7 चरणों में इसे पूरा किया गया था। 3 वाचन हुए थे। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके अलावा इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन था, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज इससे संबंधित जो पॉइंट रहेगा वो अपना ये रहेगा कि जो संविधान है उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये बन के तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कि जो भारत का संविधान बनाया गया था उस संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किए थे, तो कहोगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। पूछ लें कि भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कि सबसे अंतिम साइन किसने किए थे, तो कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पे। कुल कितने व्यक्तियों ने किए थे, तो 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे कि 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन होने के बाद अपना जो संविधान है उस संविधान पे 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान जो है उसमें मुख्य सदस्य कौन कौन थे। तो मुख्य सदस्य बताओगे भारतीय संविधान को बनाने वाले मुख्य सदस्यों की बात करें कि पंडित जवाहर लाल नेहरू मुख्य सदस्य था संविधान को बनाने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य सदस्य था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी मुख्य सदस्य था। बात करें जिसके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुख्य सदस्य था। इसके बाद की बात करें आगे वाली कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा मुख्य सदस्य जैसे कृपलानी। महिलाओं में बात करें तो दुर्गाबाई,
हंसा मेहता। इसके अलावा बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इस हिसाब से मुख्य सदस्यों की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृपलानी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये मुख्य सदस्यों के तौर पे संविधान को बनाने वाले थे। महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो थी हंसा मेहता, कहने का मतलब हंसाबाई महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। तो ये भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य सदस्य माने जाते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान है इन लोगों ने तैयार किया था। तैयार करने के बाद भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से, अब आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के स्रोत बताइए। संविधान के स्रोत कि जो भारतीय संविधान है इसके स्रोत कहाँ से लिए गए, कि इसमें जो हम मुख्य बातें पढ़ते हैं 395 अनुच्छेद, इसके अलावा 22 भाग 12 अनुसूचियाँ जो इसका हम अध्ययन करते हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए। तो पहला है, इसके दो प्रकार हैं। स्रोत के कितने प्रकार मिलेंगे आपको? दो। पहला जो प्रकार मिलेगा इसका वो है कि जन्म से, या फिर कह सकते हैं विदेशी। विदेशी। दूसरा स्वदेशी। विदेशी और स्वदेशी, तो दो प्रकार के स्रोत। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जन्म से, विदेशी, स्वदेशी, या फिर विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अब देखो जन्म से कि वे नियम, वे अनुच्छेद जो कहीं ना कहीं अन्य देशों में बन चुके थे और जिनको भारत ने अपनाया है वो जन्म से, मतलब कि विदेशों से हमने ग्रहण किए वे अनुच्छेद विदेशी माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो हमने अन्य देशों से ग्रहण किए। स्वदेशी कि वे अनुच्छेद या जिनका भारतीय परंपराओं या भारतीय शासन से जो नियम बने हैं या शासन करने के विकास से जो नियम बने हैं वो क्या कहलाएंगे? विदेशी, स्वदेशी कहलाएंगे विकास के आधार पे। ये भी कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान बना था वो अधिकतर 1995 के 1935 वाले अधिनियम के पार्ट लिए गए हैं, कि भारतीय संविधान में अधिकतर 1935 का जो अधिनियम था उसके पार्टों को सम्मिलित किया गया। अब देखो जन्म से बात करें तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन कि भारत ने ब्रिटेन देश से क्या ग्रहण किया है, तो याद रखोगे ब्रिटेन से अनुच्छेद 14। हमने अनुच्छेद 14 किस देश से ग्रहण किया? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। कि अनुच्छेद 14 जो हमने ग्रहण किया है, ग्रहण करने वाला देश है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में ये नियम बन चुका था तो हमने ब्रिटेन से ले लिया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता क्या कहता है कि जो भारतीय कानून होगा उसमें सभी लोग हैं वो सभी प्रकार से क्या होंगे? समान होंगे, ये कहता है। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से लिया है इकहरी नागरिकता। कि इकहरी नागरिकता, एक ही नागरिकता। हम जैसे राजस्थान के निवासी हैं और देश अपना भारत है तो नागरिकता क्या आती है कि हम भारतवासी। नागरिकता क्या है हमारी? हम भारतवासी। ये कहीं देखा है कि हम राजस्थानी और भारतवासी दो नागरिकताएं नहीं है। भारत देश में एक ही नागरिकता है, वो है हम भारतवासी, भारतीय नागरिकता। नागरिकता पूछ ले कौन सी है? भारतीय नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए।
इसके बाद पूछ ले आपसे कि इकहरी नागरिकता के अलावा हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जो शब्द है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अब आपसे पूछ ले अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शब्द है वो हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। इसके अलावा अपनी जो संसदीय रचना है, अपना जो संसद बना हुआ है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। तो क्या कहोगे, संसदीय व्यवस्था कि हमने संसदीय व्यवस्था को भी ब्रिटेन से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से मुख्य बातें अनुच्छेद 14 हमने लिया है, इकहरी नागरिकता ली है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद शब्द लिए हैं, संसदीय व्यवस्था ली है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन से हमने ये ग्रहण कर लिए, तो अमेरिका से हमने क्या लिया है, जो अमेरिका देश है उससे हमने क्या ग्रहण किया है। तो देखो अमेरिका देश से पूछ ले मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। कहने का मतलब मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे, अपना पॉइंट आएगा कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु जो नियम बनाए जाते हैं। कहने का मतलब कि जब छोटे से बालक से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो अपना विकास कर सके, उससे हर आवश्यकताओं के लिए सामग्री चाहिए, तो वो सामग्री लेने के लिए किसी पे बाध्य न हो, तो उस प्रकार से जो नियम बनाए गए हैं वो क्या है, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। अब देखो आज तक आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 14 है वो 2 प्रकार का होता है भाई। आज तक आपने एक ही चीज़ पढ़ी है, वो चीज़ पढ़ी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता, लेकिन अनुच्छेद 14 है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया था, कानून के समक्ष समानता। लेकिन दूसरा इसका जो प्रकार है, दूसरा जो प्रकार माना जाता है इसका, वो है देखो कि कानून के समक्ष योग्यता की समानता। योग्यता के आधार पे समान है कि कानून के समक्ष, जैसे वो कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे वो विकलांग हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, सभी को सम्मिलित किया जाता है। कहता है कि सभी समान है अपने कानून में। लेकिन ये कहता है कि कुछ व्यक्तियों की ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, कुछ व्यक्तियों के सामने ऐसे समस्याएं पैदा हो जाती है जिसके कारण उन्हें अलग से काम करने पड़ते हैं, कानून को नहीं मानना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो इस कारण कि वो उनकी अलग परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया है, वो हमने लिया है अमेरिका से। तो अनुच्छेद 14 ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। इसके अलावा पूछ ले आपसे न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। कहने का मतलब है कि जब कोई मामला या जब कोई विवाद है उसका हल निकाला जाता है, उससे व्यक्ति संतुष्ट न हो तो पुनर्विचार के लिए जिसे लौटाया जाता है वो क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। कि पुनः विचार, पुनः अध्ययन करने के बाद इसका जो विवाद का हल निकलेगा वही मान्य होगा, तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। इसके अलावा जैसे बात करें कि राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति मतलब देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, और वो देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि का पद है हमने अमेरिका से लिया है। तो अब आपसे पूछ ले कि जन्म के आधार पे बात करें या विदेशी स्रोतों की बात करें, तो ब्रिटेन से हमने पढ़ा इकहरी नागरिकता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद शब्द हमने ब्रिटेन से लिए। फिर बात करेंगे कि अमेरिका से हमने
क्या स्रोत लिए हैं? तो मौलिक अधिकार लिया है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष योग्यता की समानता ली है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है और राष्ट्रपति पद लिया है। तो ये अनुच्छेद इस अमेरिका से लिया है। अब आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। आगे वाला कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है नीति निर्देशक तत्व। कि नीति निर्देशक तत्व हैं हमने आयरलैंड देश से लिए। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, वैसे आपको ये बताए जाएंगे कि अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होते हैं और अनुच्छेद 51 तक चलते हैं। कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें जैसे कि जो भारतीय संपदा है, ध्वज है, इस प्रकार का सम्मान करना। लेकिन इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनको मुख्य 5 भागों में बांटकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको याद रखने का तरीका यही है कि सामाजिकता के क्षेत्र में, ऐतिहासिक दृष्टि के क्षेत्र में, या फिर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर रोजगार के क्षेत्र में, या संस्कृति के क्षेत्र में। तो इस हिसाब से इसे 5 भागों में बांटोगे तभी नीति निर्देशक तत्वों को जान पाओगे। वैसे अनुच्छेद 36 से 51 तक तो हमने ये हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। अब पूछ ले आपसे कि दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से पूछ ले तो कहोगे कि संविधान संशोधन प्रणाली। संविधान संशोधन प्रणाली है वो हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिए। कहने का मतलब अनुच्छेद 368 जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। या फिर आपातकालीन प्रावधान कि जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन प्रावधान लगाए जाते हैं, आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो वो हमने कहाँ से लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया। इसके बाद आपसे पूछ ले कि जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है अनुच्छेद 21 की शब्दावली। अनुच्छेद 21 की शब्दावली हमने किस देश से ग्रहण की है? जर्मनी देश से ग्रहण की है। कि अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है, क्या है 21 की शब्दावली? कि जी और जी ने दो का नारा सुना होगा आपने कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या है भाई? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है वो हमने जर्मनी से ली है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जर्मनी से ग्रहण किया है। इसके बाद पूछ ले हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। कि समवर्ती जो 3 सूचियाँ होती है, जैसे बात करें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के होते हैं, समवर्ती सूची पर भी दोनों के होते हैं। लेकिन मुख्य विवाद हो जाए राज्य सूची में तो कानून का संघ का कानून माना जाता है। तो ये समवर्ती सूची है हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। पूछ ले संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका से। आपातकालीन प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका से। अनुच्छेद 21 की शब्दावली जर्मनी से। पूछ ले समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण किए। इसके बाद आपसे पूछ ले कि हमने ये ग्रहण की है तो कनाडा से क्या लिया है? कनाडा देश से पूछ ले तो कनाडा देश से बताओगे कि संघात्मक शासन। कनाडा देश से क्या ग्रहण किया है हमने? कनाडा देश से संघात्मक शासन। कि संघात्मक शासन व्यवस्था है
जो एक केंद्रीकृत होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके कार्य को संचालन करती है, वो हमने किस देश से लिया? कनाडा से। तो ये क्या थे? जन्म के स्रोत या विदेशी स्रोत, जिनको विदेशों से ग्रहण किए गए हैं, ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, इसके बाद कनाडा से, दक्षिणी अफ्रीका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। कहने का मतलब विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमने जो ग्रहण किए हैं वो जन्म स्रोत या विदेशी स्रोत कहलाते हैं। अब देखो आगे इसके बाद आता है, ये हो गया अपना जन्म, तो रह गया स्वदेशी या विकास के आधार पर। स्वदेशी की बात करें या विकास की, स्वदेशी कि वे नियम जो अपने ही देश में शासन से बने हैं या शासन जिस दौरान हुआ था उसके विकास के आधार पे बने हैं, वो स्वदेशी कहलाते हैं। जैसे स्वदेशी की बात करें, अभिसम्य परंपराएं, अभिसम्य परंपराएं। इसके बाद पूछ ले आपसे संवैधानिक टीकाएं, संवैधानिक टीकाएं या फिर न्यायिक प्रक्रिया। इनसे कि अभिसम्य परंपराएं, संवैधानिक टीकाएं या न्यायिक प्रक्रिया, इनके आधार पे जो कानून या जो नियम बने हैं वे कैसे कहलाते हैं? स्वदेशी संविधान के स्रोत कहलाते हैं, संविधान के स्वदेशी स्रोत कहलाते हैं। अभिसम्य का मतलब होता है अभिसम्य कि वर्तमान की जो परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान में लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए या इच्छाओं को देखते हुए उनके अनुरूप कानून को बनाना क्या कहलाता है? अभिसम्य कहलाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे समाज विकसित होता गया और उनकी जो आवश्यकताएं बढ़ती गई नियमों की, उसके अकॉर्डिंग जो नियम बने हैं वो क्या कहलाएंगे? अभिसम्य कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि बदलाव करना। दूसरा परंपराएं पूछ ले कि प्राचीन काल से चलती आ रही हमारी रीति रिवाज है वो परंपराएं कहलाती है। उन पे जो नियम बने हैं वो परंपराएं कहलाती है। जैसे भारतीय संस्कृति को अपनाए रखने के लिए जो संविधान में कानून बने हैं वो क्या है? परंपराएं हैं। इसके अलावा जैसे बात करें कि अपनी एक ऐसी परंपरा भी थी कि प्राचीन काल में शिकार करने की, तो उस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता थी, तो रोक लगाने के लिए जो नियम बने हैं वो क्या कहलाती है? परंपराएं कहलाती है। प्राचीन काल की बात करें तो हमारे पूर्वजों ने जैसे बात करें खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन किए हैं पेड़ों की रक्षा हेतु, तो ये आने वाले समय में पेड़ों की हमें आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, तो उनकी जागरूकता को देखते हुए उनकी परंपराओं को हमने अपनाया है। तो ये अभिसम्य और परंपराएं होती है। कहने का मतलब अपनी जो तौर तरीके रीति रिवाज हैं उनको हमने अपने संविधान में अपनाया। फिर है संवैधानिक टीकाएं कि संविधान के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे संवैधानिक टीकाएं कि ऐसा कोई कानून उस दौरान बन गया जो वर्तमान में सही नहीं है, वर्तमान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें जो बदलाव किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? संवैधानिक टीकाएं कहलाती है। जैसे बात करें अनुच्छेद 19 को में कुछ ऐसे प्रावधान हैं उनमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को हमने क्या करना पड़ा? हटाना पड़ा। किसको? संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को। तो ये जो है इसको हमने हटा दिया, अर्जित करने के अधिकार को वर्तमान में हटा हुआ है। तो ये क्या है? संवैधानिक टीकाएं। जैसे बहुत सारे विवाद हुए हैं उनको भी हमें न्यायालय के माध्यम से हटाना पड़ा। इसके बाद बात करें कि न्यायिक प्रक्रिया कि कई बार ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जो न्यायालय द्वारा उन्हें दूर किया जाता है और बाद में वो क्या बन जाते हैं? संविधान के अभिन्न अंग बन जाते हैं संविधान के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब किसी अनुच्छेद पर
किसी भी अनुच्छेद पर न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है और उसमें जो बदलाव किए जाते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे बात करें केरल बनाम मद्रास विवाद हुआ था कि दो के मध्य, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाता है तो उनको दूर किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है कि न्यायालय द्वारा उन्हें दूर किया जाता है। तो ये क्या थे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत हमने पढ़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जन्म या विदेशी स्रोत माना जाता है, दूसरा इसके बाद पूछ ले आपसे कि दूसरा क्या है, तो दूसरा हमने पढ़ा था कि स्वदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों की बात करें तो विदेशों से हमने क्या ग्रहण किया है, और स्वदेशी स्रोतों की बात करें तो अपने देश से हमने क्या ग्रहण किया है। जैसे परंपराओं की बात करें स्वदेशी स्रोत के अंदर, तो परंपराएं जैसे अपनी परंपरा ये है कि अपने देश का संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उसकी संपूर्ण शासन बागडोर है वो भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। तो ये परंपरा है अपनी एक प्रकार की। जैसे ब्रिटेन में वहाँ के राजा का जो पद है वो रखा हुआ है वर्तमान में, तो वो पद वाइज चलता रहता है। भारत में ये क्या हो गया, जनता द्वारा हो गया। तो ये एक प्रकार की परंपरा बनी हुई है जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते, परंपरा के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो 2 प्रकार के स्रोत पढ़ लिए। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संविधान के जो बना है उस संविधान की विशेषताएं। अपना जो संविधान पढ़ा हमने उसकी विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी या नहीं आई है, तो वो पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या है।